मेरी बीवी ने प्रेगनेंसी रिपोर्ट को खामोशी से देखा। फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। हबी, उसकी आवाज कांप रही थी। हमारे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। जुड़वा? डबल? मैं वही चक्कर खाकर गिरने वाला था। नहीं, बच्चों को पैसे बर्बाद करने वाली मशीन समझना तो भूल ही जाओ। ये एक लिमिटेड टाइम डबल डीएलसी पैक था। मैंने तुरंत दीवार का सहारा लिया। डॉक्टर, मैं बहुत कमजोर आवाज में बोला, क्या अभी भी इन्हें अनइंस्टॉल करने का टाइम है? डॉक्टर के चेहरे पर खौफ था। मेरी बीवी प्यार से मुस्कुराई, बहुत प्यार से, कुछ ज्यादा ही प्यार से। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे गेम का सबसे बड़ा गुंडा अपने दूसरे फेज में आ रहा हो। हबी, उसने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा। तुम बहुत खुश लग रहे हो। मैंने कहा, मैं इतना खुश हूं कि मुझे अपने परदादा परदादी नजर आ रहे हैं। मेरे दिमाग के अंदर सब खत्म। मेरा सुकून से मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला प्लान अब एक उम्र भर की मजदूरी में बदल चुका था। एक बच्चा ही डरावना लग रहा था। दो मतलब डबल रोना, डबल डाइपर, डबल स्कूल की फीस, डबल तबाशी, और सबसे बुरी बात, जायदाद का डबल बंटवारा। मुझे अचानक एक बहुत डरावनी बात समझ आई। अगर मेरे बच्चों में सू वॉन्गचिंग का बिजनेस वाला दिमाग आ गया तो इस घर में मेरी औकात हमारे कुत्ते से भी कम हो जाएगी। नहीं, शायद कुत्ता भी मुझसे बेहतर तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर लेगा। उस रात मैंने चुपके से इंटरनेट पर सर्च किया, बाप बनने के बाद शांति से कैसे गायब हों। पर इससे पहले कि मैं पूरा पढ़ पाता, अचानक पीछे से किसी ने मुझे गले लगा लिया। हबी, खतरा, बहुत बड़ा खतरा। ये औरत हमेशा छुपकर हमला करने वाले किसी कातिल की तरह पीछे से आती है। तुम क्या सर्च कर रहे हो? मैंने तुरंत फोन बंद कर दिया। कुछ नहीं। उसने आंखें छोटी की, फिर मुस्कुराई। उसने खिड़की के शीशे से फोन की स्क्रीन पढ़ ली। बाप बनने के बाद कैसे बचे? मैंने खांसते हुए बात पलटी। ये बाजार की रिसर्च है। उसने मुझे और जोर से गले लगा लिया। फिक्र मत करो, तुम्हें सिर्फ एक चीज की जिम्मेदारी लेनी है। मेरी जान में जान आई। चलो अच्छा है, आखिरकार उसे समझ आ गया कि मैं किसी काम का नहीं हूं। फिर उसने मेरे कान में फुसफुसाया, बस मुझे और बच्चों को लाड़ प्यार से बिगाड़ना है। रुको, ये सुनने में आसान लग रहा है, कुछ ज्यादा ही आसान। पक्का कहीं कोई जाल बिछा है। अगली सुबह मुझे असल खौफ का पता चला। नाश्ते की मेज पर अचानक 12 न्यूट्रिशनिस्ट खड़े थे। 12। एक डाइनिंग टेबल को मिलिट्री ऑपरेशन से ज्यादा लोगों की जरूरत क्यों है? एक ने अपना चश्मा सेट किया। चेयरमैन तियान, अब आपकी चीनी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कंट्रोल की जाएगी। दूसरा सीरियस होकर बोला, आपके सोने के टाइम से आपके स्पर्म की क्वालिटी पर असर पड़ता है। तीसरा बोला, आज का नाश्ता बाप बनने की ताकत बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। मैंने अपने सामने रखे हरे रंग के पेस्ट को घूरा। ये क्या है? वो बड़े फख्र से बोला, ऑर्गेनिक स्पिरुलिना एवोकाडो प्रोटीन ओटमील। मेरी उंगली कांप रही थी। ये ऐसा लग रहा है जैसे काई लगी दीवार से खुरच कर कुछ निकाला गया हो। मेरे बगल में बैठे मेरे बेटे शाओबाओ ने आह भरी। डैड, साइंस के हिसाब से ये खाना एकदम परफेक्ट है। मैंने उसे अचरज से देखा। तुमने इस घास के पेस्ट के लिए अपने बाप को धोखा दे दिया? शाओबाओ ने अपना चश्मा उंगली से पीछे किया। कम दिमाग वाले जज्बात बायोलॉजिकल सच्चाई को नहीं बदल सकते। मुझे लगभग रोना आ गया। ये बच्चा मुझसे पैदा नहीं हुआ, ये पक्का वॉरेन बफेट का दूसरा जन्म है। मेरी बीवी ने प्यार से मुझे एक चम्मच खिलाना चाहा। हबी, आ करो। मैंने अपनी पूरी रूह की ताकत से मना किया। नहीं। वो मुस्कुराई। तो फिर आज रात हम एक बेटी के लिए कोशिश करना जारी रखेंगे। मैंने तुरंत अपना मुंह खोल दिया। शाओबाओ ने मुझे मायूसी से देखा। डैड, आपने बहुत जल्दी हार मान ली। मैंने दर्द के साथ वो हरा पेस्ट निगला। बेटे, एक दिन तुम समझोगे, इस घर में तुम्हारे बाप का कोई हक नहीं है। एक हफ्ते बाद मुझे एक और डरावना सच पता चला। मेरी बीवी ने चुपके से मेरा ऑफिस बदल दिया था। मेरी गेमिंग कुर्सी गायब, मेरे छुपाए हुए स्नैक्स गायब, सोने वाला कंबल गायब। उनकी जगह बच्चों के सामान की किताबें, बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट के प्लान, और सबसे बुरा, पेरेंटिंग की किताबें। मैं अंदर ही अंदर चीख पड़ा। ये अब ऑफिस नहीं रहा, ये एक दिमागी टॉर्चर रूम है। मेरी सेक्रेटरी प्यार से मुस्कुराई। चेयरमैन तियान, मैडम सू ने ये सब खुद चुना है। मैंने एक किताब उठाई। एक जिम्मेदार बाप कैसे बने। मुझे खून की उल्टी आने वाली थी। जिम्मेदार? मैं? वो आदमी जिसका एक ही सपना था कि मुफ्त का खाना खाए और गेम खेले। अचानक मेरी नजर कंपनी के बजट रिपोर्ट पर पड़ी और फिर मेरे दिमाग में एक बहुत शानदार आइडिया आया। अगर मैं खानदान की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता तो मैं कंपनी को फिर से बर्बाद करूंगा। हाँ,
इस बार मैं कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बेवकूफी भरा प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। कोई भी बिजनेस का जीनियस इस प्रोजेक्ट को नहीं बचा पाएगा, नामुमकिन। 30 मिनट बाद मैंने मीटिंग की मेज पर पूरे गुरूर के साथ हाथ मारा। आज से सू ग्रुप खिलौनों के बिजनेस में उतरेगा। सब लोग सुन्न रह गए। मैंने सीना तान कर कहा, हम $10 बिलियन खर्च करेंगे दुनिया का पहला AI वाला लग्जरी खिलौना डायनासोर बनाने में। खामोशी। एकदम सही। यहां तक कि सू वांचिंग भी हैरान लग रही थी। हाँ, आखिरकार मुझे एक ऐसा प्लान मिल गया जो इतना बेवकूफी भरा था कि पक्का फेल होगा। मैं जोश में बोलता गया, ये डायनासोर ज्ञान वाली बातें दहाड़ेगा, छोटे बच्चों को शेयर बाजार में पैसा लगाना सिखाएगा, ये डांस करेगा और हर डायनासोर एक छोटी सी सोने की टाई पहनेगा। एक आदमी ने फुसफुसाकर कहा, यह सब पागलों वाला लग रहा है। खुशी के मारे मेरे आंसू निकलने वाले थे। आखिरकार एक नॉर्मल रिएक्शन। मैंने जज्बाती होकर उसकी तरफ इशारा किया, तुम मुझे समझते हो। पर अचानक अहाई जोर से खड़ा हो गया, जीनियस। नहीं 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 नहीं, ये सोता हुआ दानव फिर से नहीं। अहाई की आंखें खुशी से लाल हो गईं। चेयरमैन तियान, आपने बच्चों के लिए AI वाले दोस्तों का फ्यूचर खोज लिया है। बाकी लोग भी हैरान रह गए। एक और चिल्लाया, बिल्कुल, पढ़ाई वाला AI हार्डवेयर, अमीर घरों का मार्केट। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नहीं, रुको, मुझे समझना बंद करो प्लीज। मैं पागलों की तरह चिल्लाया, ये बस एक बेवकूफ डायनासोर है। सू वांचिंग ने मुझे बहुत प्यार से देखा। हबी, तुम हमेशा बेवकूफों जैसी हरकतें करते हो, पर तुम्हारा हर आइडिया दुनिया बदल देता है। मेरा मन किया कि अपना सिर मीटिंग की मेज पर पटक दूं। 3 महीने बाद वो AI डायनासोर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। माँ बाप उसे खरीदने के लिए पागल हो गए। बच्चे उसके बिना रोने लगे। पैसा लगाने वाले उसे बुलाने लगे अमीर घरों की पढ़ाई का फ्यूचर। और मैं पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, जीनियस बाप चेयरमैन। मैंने न्यूज़ रिपोर्ट को खामोशी से देखा, फिर धीरे से आसमान की तरफ देखा। या खुदा, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या गुनाह किया था? घर पर मेरी बीवी ने मुझे फख्र से गले लगाया। हबी, इंटरनेट पर सब कह रहे हैं कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति और बाप हो। मैंने बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं तो बस बेरोज़गार रहना चाहता था। उसने मेरे माथे को चूमा। पर अब हम तुम्हारे पास हैं। मेरे बेटे ने अपना छोटा सा सूट ठीक किया। डैड, हमारे घर का शेयर मार्केट वाला पैसा आज 14% और बढ़ गया। उसी वक्त बीवी के पेट से एक बच्चे ने लात मारी और तुरंत बाद दूसरे ने। पेट के अंदर के बच्चे भी मुझ पर एक साथ हमला कर रहे थे। मैं पूरी तरह थककर सोफे पर गिर पड़ा। खत्म, सब कुछ खत्म। इस जन्म में मैं अब कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा। और अजीब बात तो ये थी, जब मैंने अपने पास मुस्कुराती हुई बीवी को देखा, जब मैंने अपने बेटे को शेयर बाजार का बयान देते सुना, जब मैंने अपने हाथ पर उन नन्ही सी लातों को महसूस किया, तो पहली बार घर जाना अब आज़ादी खोने जैसा नहीं लगता था। एक सुकून सा महसूस होता था, जो कि एक अलग ही तरह का खौफनाक था। उस रात मैंने चुपके से जिंदगी बदलने वाला एक फैसला किया। बस बहुत हो गया। मैं तियानगो, एक ऐसा आदमी जो कभी अरबों रुपयों पर शांति से मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए मशहूर था, अब बन चुका था एक चेयरमैन, एक पति, एक बाप, खिलौनों की दुनिया का बॉस और सबसे बुरी बात, एक मिसाल, रोल मॉडल। घिनौना, एकदम घिनौना। तो आज रात मैं एक कामचोर और मुफ्तखोर की अपनी इज्जत वापस लूंगा। मैंने चुपचाप कंबल के अंदर अपना छुपा हुआ गेमिंग लैपटॉप खोला। हाँ, मेरा छुपा हुआ खजाना, मेरी आखिरी पनाह। जब तक मैं एक रात सुकून से गेम खेल सकता हूं, मेरी रूह अभी भी बच सकती है। मैंने लॉगिन किया, हेडफोन लगाए, आवाज कम की, एकदम सही। ऐसा लगा जैसे आज रात ऊपर वाला खुद मुझ पर मेहरबान था। फिर अचानक बिस्तर के पास से एक छोटी सी आवाज आई, डैड। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडा पसीना आ गया। मैं धीरे से पीछे घूमा। शाओबाओ वहां दूध का गिलास पकड़े खड़ा था, अपना छोटा सा चश्मा पहने हुए, एकदम मायूस, जैसे किसी शेयर होल्डर ने CEO को कंपनी का पैसा चुराते हुए पकड़ लिया हो। डैड, रात के 1:13 हो चुके हैं। नींद की कमी से शरीर की ताकत कम हो जाती है। मैंने तुरंत लैपटॉप छुपा लिया। ये काम है। उसने अपनी आंखें छोटी की। स्क्रीन पर ड्रैगन प्रिंसेस बाथ हाउस लिखा है। आजकल के बच्चों को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। मैंने सीरियस होकर खांसा। ये बाजार की रिसर्च है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, पीछे से एक और खौफनाक आवाज आई। ओ,
मेरी बीवी दरवाजे से लगकर मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान, वो खौफनाक हद तक खूबसूरत मुस्कान, एक ऐसी औरत की मुस्कान जो किसी आदमी की पूरी रात बर्बाद करने वाली हो। हबी, इतनी मेहनत कर रहे हो? मैंने घबराते हुए कहा। हाँ, बहुत ज़्यादा। वो धीरे से चलकर पास आई और स्क्रीन पर देखा। गेम का वो एनीमे वाला कैरेक्टर खुशी से हाथ हिला रहा था। वेलकम मास्टर। खामोशी, एकदम जानलेवा खामोशी। शाओ बाओ ने अपना चश्मा सेट किया। डैड, आपकी रिसर्च बहुत बेशर्मी वाली है। मैंने तुरंत स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये कल्चर की पढ़ाई है। मेरी बीवी अचानक मेरे पास बैठ गई, बहुत करीब, कुछ ज्यादा ही करीब। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, अगर हबी को बाथ हाउस वाले रोल प्ले पसंद है तो हम खुद इसे आजमा सकते हैं। मेरी जान ही निकल गई। ये औरत बहुत खतरनाक थी। उसकी हर बात गैर कानूनी लगती है। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। कोई जरूरत नहीं, मुझे अचानक गेम से नफरत हो गई है। पर उसने प्यार से मेरी कलाई पकड़ ली। हबी, तुम रोज बहुत मेहनत करते हो, आज रात मैं तुम्हें आराम दूंगी। नहीं, वो आराम देने वाला तरीका फिर से नहीं। पिछली बार मैं 2 दिन तक ठीक से चल नहीं पाया था। मैंने तुरंत भागने की कोशिश की, पर शाओ बाओ ने अचानक दरवाजा रोक लिया। डैड, घर की जिम्मेदारी से भागना डरपोक लोगों का काम है। मैंने उसे अचरज से देखा। तुम किसकी तरफ हो? उसने शांति से अपना चश्मा सेट किया। मॉम मेरे महंगे खिलौनों के पैसे देती हैं। गद्दार, एकदम पक्का गद्दार। अगली सुबह मैं ऐसे उठा जैसे किसी ने मेरे जिस्म से मेरी रूह को खींचकर निकाल लिया हो। और दूसरी तरफ सु वैनचिंग एकदम ताज़ा लग रही थी, चमकती हुई। ये औरत पक्का आदमियों की जान चूस लेती है। हबी, नाश्ता तैयार है। मैं कमजोरी से रेंगता हुआ नीचे गया, फिर सुन्न रह गया। मेज पर फिर से डरावनी हद तक सेहतमंद खाना रखा था। ऑर्गेनिक जूस, विटामिन, प्रोटीन वाला खाना। मैंने कांपते हुए हाथ से इशारा किया। वो तेल वाले नूडल्स कहाँ हैं? न्यूट्रिशनिस्ट ने पीछे से कहा। चैमंतियान, तेल वाला खाना आपकी लंबी उम्र के लिए खराब है। मुझे रोना आ गया। जेल में कैदी भी इससे अच्छा खाते हैं। अचानक नौकरानी खुशी से दौड़ते हुए आई। मैडम सू, जुड़वा बच्चों ने फिर से हरकत की। मेरी बीवी ने तुरंत खुशी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे किसी बंधक की तरह घसीटकर ऊपर ले जाया गया। उसने मेरा हाथ अपने पेट पर रखा। फिर एक छोटी सी हरकत, बहुत छोटी, पर उसमें गर्माहट थी, जिंदगी थी। एक पल के लिए मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। बच्चों ने फिर लात मारी, जैसे हेलो कह रहे हों। सु वॉन्चिंग मुस्कुराई। वो डैडी को ग्रीट कर रहे हैं। मैं बस उसे खाली नजरों से घूरता रहा। फिर धीरे से बोला, क्या वो मुझे सुन सकते हैं? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं घबराते हुए थोड़ा करीब गया। ध्यान से सुनो, डैडी किसी काम के नहीं है। डैडी की तरह कामचोर मत बनना प्लीज। सेहतमंद और इतने अमीर बनना कि मेरे बुढ़ापे का खर्च उठा सको। मेरी बीवी जोर से हंस पड़ी। तभी एक और लात, इस बार थोड़ी जोर से। शाओ बाओ ने अपना चश्मा सेट किया। बच्चे आपकी बातों को ठुकरा रहे हैं। मैंने गुस्से से इशारा किया। तुम एक छोटे चेयरमैन की तरह बर्ताव करना बंद करो। पर चुपके से मेरे सीने में फिर से गर्माहट सी फैल गई। खतरनाक, बहुत खतरनाक। घर परिवार वाले लोग बिल्कुल इसी तरह हमेशा के लिए फंस जाते हैं। उस दोपहर मैंने बाहर जाकर अपना दिमाग शांत करने का सोचा, तो जाहिर सी बात है मैं अकेला सड़क किनारे खाना खाने चला गया। आज़ादी, कितनी खूबसूरत आज़ादी। कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, बाप बनने की कोई किताबें नहीं, कोई विटामिन वाली घास की चटनी नहीं। मैंने खुशी खुशी ऑर्डर दिया, बॉस एक्स्ट्रा मसालेदार नूडल्स। पहली ही बाइट के बाद मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये थी असली जिंदगी। तेल, नमक, मसाला, इतना तगड़ा स्वाद जो इंसान की उम्र कम कर दे। लाजवाब। पर तभी मेरे पास एक साया आकर खड़ा हुआ। हबी? नहीं, नामुमकिन। मैं धीरे से पीछे मुड़ा। सु वॉन्चिंग वहां मुस्कुराते हुए खड़ी थी, शाओ बाओ का हाथ पकड़े हुए। उनके पीछे खड़े बॉडीगार्ड भी अपने हाथों में हवा साफ करने वाली मशीनें लिए हुए थे। मैं अंदर ही अंदर चीखा, इन्होंने मुझे कैसे ढूंढ लिया? शाओ बाओ ने शांति से अपना चश्मा सेट किया। डैड, आप अपनी स्मार्ट वॉच भूल गए थे। जीपीएस से आपको ढूंढना बहुत आसान था। गद्दार। एक बार फिर। मेरी बीवी बड़े आराम से मेरे बगल में बैठ गई। तुम्हें ये खाना था? मैंने डरते डरते हाँ में सिर हिलाया। वो प्यार से मुस्कुराई। तो फिर चलो साथ मिलकर खाते हैं। मैं सुन्न रह गया। क्या? उसने नज़ाकत से चॉपस्टिक उठाई और एक निवाला खाया।
खाते ही उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। मिर्ची! उसकी आंखों में तुरंत पानी आ गया। शाओ बाओ घबरा गया। मॉम, आपका पेट ये भारी मिर्ची वाला तेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर वो फिर भी जिद में मुस्कुराती रही। ये बहुत टेस्टी है। मैं बस उसे खाली नजरों से घूरता रहा। ये औरत, बिजनेस की वो खौफनाक महारानी जो करोड़ों रुपए ऐसे ही उड़ा सकती थी, वो खुद को सड़क किनारे के सस्ते नूडल्स खाने के लिए मजबूर कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद थे। मेरे सीने में अचानक फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ, खौफनाक हद तक अजीब। मैंने जल्दी से ठंडा पानी पिया। नहीं, शांत हो जाओ, ये सिर्फ मिर्ची का असर है, पक्का ये कोई जज्बाती चोट नहीं है। फिर मेरी बीवी प्यार से मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, हबी, अगली बार जब तुम भागो तो हमें भी अपने साथ ले जाना। खत्म, सब कुछ खत्म। अब यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था, न कंपनी से, न बच्चों से, और न ही इस डरावने हद तक चिपकू औरत से। पर अजीब बात यह थी, जैसे जैसे रात के बाजार की रोशनियां टिमटिमा रही थी, जैसे शाओ बाओ ठेले वाले को तेल की क्वालिटी पर भाषण दे रहा था, और जैसे सू वानचिंग चुपके चुपके मेरे कटोरे से नूडल्स चुरा रही थी, वो शोर शराबे वाला एहसास अब बुरा नहीं लग रहा था। ये लगभग एक सुकून जैसा लग रहा था, जो सच कहूं तो अब तक की सबसे डरावनी बात थी। कुछ महीने बाद तियान खानदान पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। ठीक रात के 3:17 पर हवेली में एक डरावनी चीख गूंजी। मैं तुरंत बिस्तर से उछल पड़ा। कातिल? किडनैपर? कंपनी डूब गई? नहीं, उससे भी बुरा, बहुत बुरा। मेरी बीवी ने रोती हुई आंखों के साथ मेरा कॉलर पकड़ लिया। अभी बच्चे आने वाले हैं। आने वाले हैं? अभी? मैंने खौफ से घड़ी की तरफ देखा। बच्चे हमेशा रात के वक्त ही किसी छुपकर आने वाले गुंडे की तरह हमला क्यों करते हैं? पूरी हवेली में तुरंत हाहाकार मच गया। डॉक्टर दौड़ पड़े, बॉडीगार्ड हर तरफ भागने लगे, न्यूट्रिशनिस्ट रोने लगे, एक नौकरानी तो बेहोश ही हो गई। और इस बीच मैं बिस्तर के पास किसी गेम के पुतले की तरह सुन्न खड़ा रहा। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। सू वानचिंग ने दर्द में मेरा हाथ जोर से दबाया। अभी कुछ कहो। मैं घबरा गया। लड़ते रहो? गलत जवाब, बहुत गलत जवाब। उसने पसीने से भीगे हुए मुझे घूर कर देखा। तुम बाप हो। मैं तुरंत सीधा खड़ा हो गया। सही बात, बाप, बहुत बड़ा काम। मैंने जज्बाती होकर उसका हाथ पकड़ा। बीवी, फिक्र मत करो, अगर कुछ हो गया तो मैं बच्चों को पक्का अच्छे से पालूंगा। पूरा कमरा शांत हो गया। डॉक्टरों के चेहरे पर भी खौफ था। एक डॉक्टर ने फुसफुसा कर कहा, चेयरमैन तियान, मैडम बच्चा पैदा कर रही हैं, मर नहीं रही हैं। मैंने शर्मिंदगी से खांसा। माफ करना, जोश दिलाने वाला भाषण देने की आदत पड़ गई है। 3 घंटे बाद मैं दिमागी तौर पर टूट चुका था। बच्चा पैदा करना किसी ज़ॉम्बी वाले हमले से बचने से ज्यादा मुश्किल क्यों लगता है? मेरी बीवी हमेशा एकदम शानदार और बेदाग दिखती थी, पर अब उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी पता नहीं कैसे खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरत कि गुस्सा आ जाए। और फिर भी वो पूरे वक्त मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी, जैसे उसे डर हो कि मैं गायब हो जाऊंगा। अचानक उसने कमजोरी से मेरी तरफ देखा। हबी, अगर हमारी बेटियां हुई तो तुम उन्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ना मत। मैंने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल। मेरे दिमाग के अंदर नामुमकिन। अगर बेटियां हुई तो मैं पक्का उन्हें खिलौने दिलाने के चक्कर में देश को ही दिवालिया कर दूंगा। आखिरकार कमरे में एक जोरदार रोने की आवाज गूंजी, फिर एक और, 2 नन्ही सी रोने की आवाजें। डॉक्टर मुस्कुराया। मुबारक हो, आपकी जुड़वा बेटियां हुई हैं। बेटियां? डबल बेटियां? मैं बस खाली नजरों से उन छोटे छोटे बच्चों को घूरता रहा। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे चेहरे, छोटी छोटी रोने की आवाजें। एक ने कमजोरी से मेरी उंगली पकड़ ली। ठीक उसी पल मेरे सीने के अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया। खत्म। मेरी आखिरी ढाल भी टूट गई। मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। सू वानचिंग बिस्तर से कमजोरी से मुस्कुराई। हबी, ये तुम्हारी तरह दिखती हैं। मैंने तुरंत सीरियस होकर ना में सिर हिलाया। नहीं, प्लीज इन्हें बद्दुआ मत दो। डॉक्टर अजीब तरह से हंसा। मेरी उंगली छूने के बाद एक बेटी ने अचानक रोना बंद कर दिया। फिर दूसरी ने भी मेरी शर्ट की आस्तीन पकड़ ली। मैंने खामोशी से उन्हें नीचे देखा, फिर धीरे से फुसफुसाया, ये कितनी छोटी हैं। मेरी बीवी प्यार से मुस्कुराई। इसीलिए तुम्हें इनकी हिफाजत करनी है। हिफाजत करनी है, खतरनाक लफ्ज़, बहुत खतरनाक, क्योंकि एक बार जब आदमी ऐसा सोचने लगता है तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है।
एक हफ्ते बाद मुझे एक बहुत डरावनी बात सच में समझ आ गई। घर के रुतबे में मेरी जगह फिर से गिर चुकी थी। अब लिस्ट कुछ ऐसी थी। नंबर 1 जुड़वा बेटियां, 2 सू वांचिंग, 3 शाओबाओ, 4 घर की बिल्ली और 5 मैं। अब तो बिल्ली के लिए भी खास मछली यानी सैल्मन वाला खाना आता था और इस बीच मैं सेहतमंद सूप पीकर जिंदा था। रात के खाने पर एक बेटी अचानक जोर जोर से रोने लगी। पूरी हवेली में तुरंत हाहाकार मच गया। डॉक्टर दौड़ पड़े, नौकरानियां कांपने लगीं, बॉडीगार्ड्स ऐसे लग रहे थे जैसे जंग के लिए तैयार हों। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? नैनी ने डरते डरते धीरे से कहा, शायद उसे अपने डैडी चाहिए। मैं? उस नन्ही सी बच्ची को मैं चाहिए? मैंने उसे बड़े अजीब तरीके से उठाया, बहुत ही अजीब तरीके से, जैसे किसी जज्बाती बम को पकड़ रखा हो। फिर बच्ची ने तुरंत रोना बंद कर दिया। पूरा कमरा सुन्न रह गया। मेरी बीवी जज्बाती लग रही थी। शाओबाओ ने अपना चश्मा सेट किया। इस हद तक के लगाव के चांस हैरानी की हद तक बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी बेटी ने भी अचानक रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे अपने दूसरे हाथ से उठा लिया। खामोशी। दोनों बच्चियां तुरंत मेरे सीने से लगकर सो गईं। नौकरानियों ने आ भरी। या खुदा, चेयरमैन तियान के अंदर तो बेहतरीन बाप वाला जादू है। मैंने बस खाली नजरों से नीचे देखा। 2 छोटे छोटे सोते हुए चेहरे खामोशी से मुझ पर टिके हुए थे, गर्म, मुलायम, मुझ पर पूरा भरोसा करते हुए। मेरे दिल को अचानक बहुत तगड़ी चोट लगी। नहीं 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 नहीं, ये जज्बातों के साथ बहुत खतरनाक खिलवाड़ है। मैंने घबराते हुए फुसफुसाया, बीवी, मुझे लगता है मैं बदल रहा हूं। वो प्यार से मुस्कुराई। किसमें? मैंने खौफ से बच्चों की तरफ देखा। एक जिम्मेदार बाप में। पूरे कमरे में हंसी गूंज उठी। पर उस रात मैं सो नहीं सका। मैं बस चुपचाप बच्चों के पास बैठा रहा, उन्हें सांस लेते हुए देखता रहा, उनकी छोटी छोटी उंगलियों को हिलते हुए देखता रहा। मेरी बीवी धीरे से मेरे पास आकर बैठ गई, फिर मेरे कंधे पर सिर रख दिया। हबी, तुम उनसे बहुत प्यार करते हो, है ना? मैंने तुरंत मना कर दिया। नहीं, मैं बस ये नहीं चाहता कि मेरे बुढ़ापे का खर्च उठाने वाले मर जाएं। वो धीरे से हंसी, फिर फुसफुसाई, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, क्या पिछली जिंदगी में मैं सच में इतना अकेला था? उसके चेहरे पर प्यार छा गया, बहुत ज्यादा। मैंने नीचे सोते हुए जुड़वां बच्चों को देखा, फिर पास ही सो रहे शाओबाओ को देखा, जिसके सीने पर अभी भी फाइनेंस की किताबें रखी थीं। फिर सुकून से मेरे पास बैठी अपनी बीवी को देखा। ये घर अब शोर से भरा रहता था, हमेशा शोर। कोई ना कोई हमेशा रो रहा होता था, या बातें कर रहा होता था, या मेरे पीछे भाग रहा होता था, या मुझे जबरदस्ती सेहतमंद सूप पिला रहा होता था। पर अजीब बात ये थी, मेरी पिछली जिंदगी की वो बड़ी सी खाली हवेली अब मेरी यादों में बहुत ठंडी लगने लगी थी। बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा खामोश। उस वक्त मुझे लगता था आज़ादी का मतलब अकेला होना है। अब ये शोर शराबा पता नहीं कैसे ज्यादा सुकून भरा लग रहा था, जिसने सच कहूं तो मुझे और भी ज्यादा डरा दिया था, क्योंकि इसका मतलब था अब मैं सच में कभी छोड़कर नहीं जा सकता था। और सबसे बुरी बात, मैं जाना चाहता भी नहीं था। 3 साल बाद तियान खानदान सच में एक तबाही का इलाका बन चुका था, सिर्फ बातों में नहीं, असल में। सुबह के 6 बजे एक बेटी सीधे मेरे पेट पर कूद पड़ी। डैडी! मेरी तो जैसे रूह ही खांसते हुए बाहर आ गई। दूसरी बेटी मेरे चेहरे पर चढ़ गई, उठ जाओ! और इस बीच शाओबाओ बिस्तर के पास एक छोटा सा सूट पहने खड़ा था, हाथ में टैबलेट लिए, जैसे माफिया का कोई छोटा बॉस अपनी कंपनी की रिपोर्ट पेश करने वाला हो। डैड, कल जुड़वा बहनों ने 2.3 मिलियन यानी 23 लाख उड़ा दिए। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। किस चीज पर? एक बेटी ने बड़े फख्र से एक छोटा सा हैंडबैग उठाया, प्रिंसेस वाली हीरों पर। दूसरी खुशी से गोल घूमी, और पोनी वाले जूतों पर। मैंने उन चमकते हुए गुलाबी जूतों को देखा। वो जूते शायद मेरी दोनों जिंदगियों के सारे कपड़ों से भी ज्यादा महंगे होंगे। मैंने दर्द से अपना सीना पकड़ लिया। नहीं, इस खानदान की खर्चे की आदतें बहुत खौफनाक होती जा रही हैं। दोनों ने अपनी मासूम पलकें झपकाईं। पर डैडी ने ही तो कहा था कि लड़कियों को हमेशा लाड प्यार से बिगाड़ना चाहिए। सत्यानाश! मेरे ही अल्फाज मुझे मारने के लिए वापस आ गए। अचानक मेरी बीवी नाश्ता लेकर अंदर आई, अभी भी खूबसूरत, अभी भी चमकती हुई, अभी भी डरावनी। जुड़वा बच्चों को पैदा करने के बाद भी ये औरत पता नहीं कैसे हर साल और भी ज्यादा हसीन होती जा रही थी। ये कौन सा गैर कानूनी जादू टोना है? उसने बड़े आराम से मेरा माथा चूमा। गुड मॉर्निंग हबी,
जुड़वा बच्चियां तुरंत भड़क गईं। ये चीटिंग है, मॉम ने डैडी को पहले चुरा लिया। फिर दोनों नन्ही शैतान दोबारा मुझ पर टूट पड़ी। कमरे में तुरंत हाहाकार मच गया। एक ने मेरा हाथ खींचा, दूसरी मेरी पीठ पर चढ़ गई। शाओ बाओ पास खड़ा बड़े आराम से दूध पी रहा था, जैसे वो दुनिया के सारे जज्बातों से आजाद हो चुका हो। बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। मैंने गुस्से से उसकी तरफ इशारा किया। तुम भी शोर मचाते थे। उसने अपना चश्मा सेट किया। नामुमकिन, मैं पैदाइशी समझदार था। सच बात है, डरावनी हद तक सच बात है। नाश्ते के वक्त एक बेटी ने अचानक पूछा, डैडी आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मुझे तुरंत ठंडा पसीना आ गया। खतरनाक सवाल, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। शादीशुदा आदमियों को ये जाल अच्छे से पता है। मैंने बहुत संभल कर जवाब दिया, मैं सबसे बराबर प्यार करता हूं। दोनों ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। गलत जवाब, बहुत गलत जवाब। एक ने अपने गाल फुलाए, आप हिचकिचाए। दूसरी ने ड्रामे के साथ आह भरी, डैडी तो आशिक मिजाज हैं। मैं सूप पीते पीते खांसने लगा। एक 4 साल की बच्ची ने ये लफ्ज कैसे सीखा? मेरी बीवी बगल में चुपचाप चाय पी रही थी, मेरी बर्बादी के मजे ले रही थी। धोखेबाज औरत। फिर दोनों जुड़वा बच्चियां एक साथ मेरी गोद में चढ़ गईं। डैडी आज किंडरगार्टन में फैमिली डे है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किंडरगार्टन के इवेंट्स माँ बाप के लिए दिमागी लड़ाई, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह होते हैं। पिछली बार जब मैं गया था, एक बाप ने मुझे गोल्फ खेलने का चैलेंज दे डाला, दूसरे ने शेयर बाजार पर बात करने की कोशिश की, तीसरे ने बड़े फक्र से अपने बच्चे की मुश्किल मैथ हल करने की तस्वीरें दिखाईं। और इस बीच मेरी बेटियों ने सीना तान कर सबके सामने कहा, हमारे डैडी का सबसे बड़ा टैलेंट दोपहर तक सोना है। उस दिन मेरी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल गई थी। मैंने सीरियस होकर खांसा, डैडी आज बहुत बिजी हैं। दोनों बच्चियों के चेहरे तुरंत लटक गए। सीधा वार, सीधे जज्बातों का कत्ल। एक ने उदासी से फुसफुसाते हुए कहा, डैडी को अब हम नहीं चाहिए। दूसरी ने अपना नन्हा सा सिर नीचे कर लिया, कोई बात नहीं। मेरी यूं उसी वक्त चकनाचूर हो गई। मैंने जज्बाती होकर मेज पर हाथ मारा। किसने कहा डैडी नहीं जा रहे हैं? शाओ बाओ ने आह भरी। जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने का मिशन कामयाब रहा। मैंने गुस्से से उसकी तरफ इशारा किया, परिवार के दर्द को शेयर बाजार के डेटा की तरह एनालाइज करना बंद करो। 2 घंटे बाद मैं किंडरगार्टन के मैदान में गुलाबी बैग लटकाए खड़ा था। मेरे चेहरे से सारी रौनक उड़ चुकी थी। मेरे आसपास बाकी के डैडी एकदम शानदार, जेंटलमैन और कामयाब लग रहे थे। और दूसरी तरफ मेरी एक बेटी ने सिर पर ताज पहना था, दूसरी ने परियों वाले पंख, और दोनों ने जबरदस्ती मुझे खरगोश के कान पहना दिए थे। मैं किसी किडनैप किए हुए जोकर जैसा लग रहा था। पास खड़े एक बाप ने फुसफुसाकर कहा, क्या वो चेयरमैन तियान नहीं है? दूसरा अचरज से बोला, दिग्गज जीनियस बिजनेसमैन। मैं समझाना चाहता था, नहीं, मैं असल में एक मशहूर मुफ्तखोर हूं जो किस्मत के जाल में फंस गया है। पर इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, एक बेटी ने सीना तानकर चिल्लाया, मेरे डैडी 10 डायनासोर खरीद सकते हैं। दूसरी भी पीछे नहीं रही, और मॉम कहती हैं डैडी सबसे खूबसूरत हैं। खूबसूरत? मुझे किसी घरेलू औरत की तरह क्यों पेश किया जा रहा है? किंडरगार्टन की टीचर ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर तियान, आज माँ बाप और बच्चे मिलकर मुकाबला करेंगे। मुकाबला? मुझे तुरंत खतरे का एहसास हुआ। पहला गेम, 3 टांगों वाली रेस। नहीं, इंसानों ने ये गेम खास तौर पर घुटने तोड़ने के लिए ही बनाया था। इससे पहले कि मैं भाग पाता, दोनों बच्चियों ने खुद को मेरे पैरों से बांध लिया। डैडी, हमें जीतना है। मैं अंदर ही अंदर रो पड़ा। बच्चों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि उनके बाप सुपरमैन है? सीटी बजी और उसी वक्त मैदान में हाहाकार मच गया। बच्चे चीखने लगे, माँ बाप गिरने लगे। एक बाप का जूबा निकल गया, दूसरा झाड़ियों में गोल गोल घूम गया, और इस बीच मेरी जुड़वा बच्चियां मुझे एक डरावनी ताकत के साथ आगे खींच रही थीं। और तेज डैडी, अपने बूढ़े पैरों को चलाओ। बूढ़े पैर? मैं अभी भी जवान और हैंडसम हूं, शायद। अचानक मेरा पैर फिसल गया। बच्चियां चीख पड़ीं और बिना कुछ सोचे जमीन पर जोर से गिरने से पहले मैंने उन्हें बचाने के लिए अपने शरीर को मोड़ लिया। मेरी पीठ में एक तेज दर्द का धमाका हुआ, पर बच्चियां पूरी तरह महफूज थीं। खामोशी। फिर छोटे छोटे हाथों ने अचानक मेरा चेहरा पकड़ लिया। डैडी, क्या आपको चोट लगी? उनकी आंखों में आंसू थे। वो सच में डर गई थीं। मेरी बीवी भी भाग कर आ गई। हबी,
एक पल के लिए उनके परेशान चेहरों को देखकर मुझे फिर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पिछली जिंदगी में मेरे गिरने पर कोई नहीं रोता, कोई घबराता नहीं, कोई भी छोटे छोटे हाथ मुझे इस तरह नहीं पकड़ते। उस वक्त अगर मैं गायब भी हो जाता तो दुनिया बिल्कुल वैसी ही रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब ये छोटे छोटे शैतान सच में मुझे खोने से डर रहे थे। खतरनाक, बहुत खतरनाक। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ये बस एक हीरो वाली चोट है। बच्चियों ने तुरंत मुझे कसकर गले लगा लिया। आप दुनिया के सबसे अच्छी डैडी हो। मेरी बीवी ने खामोशी से मेरा हाथ थाम लिया और शाओबाओ ने पास खड़े होकर अपना चश्मा सेट किया। पैसे के हिसाब से देखा जाए तो ये ड्रामा किसी काम का नहीं है। मैंने तुरंत उसकी तरफ इशारा किया, तू छोटा सा रोबोट। पर चुपके से जब बच्चियां मुझसे चिपकी हुई थीं, जब मेरी बीवी पास ही प्यार से मुस्कुरा रही थी और जबकि किंडरगार्टन का वो शोर शराबा हमारे आसपास चल रहा था, दोनों जिंदगियों में पहली बार मुझे अचानक एक बहुत डरावनी बात समझ आई। मैं अब यहां से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं इस शोर शराबे और तबाही को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसका सीधा सा मतलब था एक मुफ्तखोर और कामचोर के तौर पर मैं हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।